सैटरडे हो, संडे हो या ऐसे अवसर जब सरकारी छुट्टी हो तो उसमें मैं निश्चित रूप से प्रयास करता हूँ कि युवाओं के बीच जाऊँ, बिहार के लोगों के बीच में जाऊँ और बताऊँ कि बिहार पहले क्या था और आज यदि हम लोग बिहार को बदलना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। तो औसत बिहार में आज एवरेज महीने में एक व्यक्ति 6,374 रुपये के आसपास कमाता है। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि यदि ऐसा चलता रहा तो वैशाली का नाश कभी नहीं होगा, लेकिन ऐसा जब नहीं होने लगा तो वैशाली नष्ट हो गई। रत्नाकर यदि रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता है। ये परिवर्तन की भूमि है। चंपारण को यदि आप इतिहास को देखेंगे तो आप पाएंगे भगवान बुद्ध भी जब चले थे तो वस्त्रों का त्याग उन्होंने यही किया। आपका मकसद क्या है? नेता बनना या कुछ नेता और तो, मकसद नेता है? तो मैं हूँ। नेता जी। बनने की जरूरत क्या होती है? नेता आप किसको मानते हैं कि भाई आप चुनाव लड़ेंगे तभी नेता है? तो मुझे लगा कि बिहारी शब्द सम्मान का प्रतीक होना चाहिए। ये अपमान का सूचक कैसे बन गया? और यदि अपने जीवन काल में बिहारी शब्द को पुनः सम्मान के प्रतीक बनाने में मेरी कोई भूमिका होगी तभी अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर आप इतने ब्राइट स्टूडेंट रहे, आईआईटी से पढ़ाई की, उसके बाद आईपीएस बने, तो अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? देखिए, आगे जो करना चाहता हूँ कर रहा हूँ। इनफैक्ट यात्रा चल रही है और जब ब्राइट स्टूडेंट थे तब भी मन में था बिहार के लिए कुछ करना है, इसीलिए आईआईटी पहुँचे। लगा उस समय बेस्ट कॉलेज में जाऊँ और आईआईटी पहुँचने के बाद एक ऐसी फीलिंग आई कि अगर विदेश जाते हैं, नौकरी मेरी बाहर भी लगी थी, तो अपने लिए तो जी लेंगे, लेकिन लौट के जहाँ अभी आपके साथ बैठा हूँ मेरा ही अपना क्षेत्र है, अपनी इसी मिट्टी का मैं हूँ, तो यदि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो मन कहेगा कि आपने क्या किया। और इसीलिए तब आईआईटी में जब पढ़ता था उसी टाइम सिविल सर्विसेज की तैयारी मैंने करने का निर्णय लिया और ईश्वर की कृपा रही, बिहार कैडर मिला और जो मेरे सपने थे उसको आकार देने का एक अवसर बिहार आने पर मिला। सर, चूंकि आपकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है, आपके बयान भी काफ़ी चर्चित होते हैं, लेकिन आप लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान वो चलाते हैं, तो ऐसे में आपको ये नहीं लगता कि आप अपनी नौकरी और अपने पद के साथ थोड़ा सा अनफेयर हैं, न्याय नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जब भी व्यक्ति के मन में कोई भाव होता है तो उसको समय निकालना होता है। तो मेरे मन में बड़ा तीव्र भाव है, इसीलिए एक समय जब आईआईटी में था तो लोग पूछ सकते थे कि भाई आईआईटी के बाद तुम आईपीएस में क्यों आए? तो मन में भाव था समाज को कुछ देना है। तो आईपीएस में जब आया, जहाँ भी पोस्टिंग रही है, तो अपने दायित्वों के अलावा समाज को जोड़ने का, क्योंकि जिस परिवर्तन को मैं देखता हूँ केवल छोटे प्रयासों से नहीं होगा। हर व्यक्ति को थोड़ा समय निकालना होगा, थोड़ा सा अंशदान देना होगा, और जब इस रूप में हम प्रयास करेंगे तो आज पिछले लगभग 4.5 वर्षों से जब से लेट्स इंस्पायर बिहार शुरू हुआ, तो छुट्टी के दिन जो भी मेरे रहे हैं, सैटरडे हो, संडे हो या ऐसे अवसर जब सरकारी छुट्टी हो, तो उसमें मैं निश्चित रूप से प्रयास करता हूँ कि युवाओं के बीच जाऊँ, बिहार के लोगों के बीच में जाऊँ और बताऊँ कि बिहार पहले क्या था और आज यदि हम लोग बिहार को बदलना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। देखिए, बिहार के साथ एक यदि केवल स्टैटिस्टिक्स की हम बात करें कि चैलेंज कितना बड़ा है, तो आपके बहुत सारे प्रश्न आपको उससे समझ में आ जाएंगे। अभी मेरे ख्याल से एक हफ्ता हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक रिपोर्ट सभी स्टेट्स की जारी की थी। उसमें यदि आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम, तो बड़ी अच्छी बात यह है कि बिहार ने एक बड़ा जंप देखा है। पिछले बार हम लोग लगभग 68,000 पे थे, इस बार अब 73,000 भी हम प्रति वर्ष पार कर चुके हैं। लेकिन इसकी तुलना यदि हम करेंगे अन्य राज्यों से तो उससे पता चलता है कि हम कहाँ हैं। तो मैंने गणित का स्टूडेंट रहा हूँ, इंजीनियर रहा हूँ, तो मैंने इस पर कैपिटा इनकम को बाई 12 किया, मतलब एक महीने में एक व्यक्ति कितना कमा सकता है। तो औसत बिहार में आज एवरेज महीने में एक व्यक्ति 6,374 रुपये के आसपास कमाता है। जबकि यदि हम तुलना करेंगे दिल्ली से, सिक्किम सबसे आगे है, लेकिन उसके पीछे गोवा है, फिर दिल्ली है। दिल्ली में लगभग 46,000 है। अब तेलंगाना आएंगे तो 36,000 है। कर्नाटक में लगभग 35,000 कुछ है। इसी प्रकार से हम पीछे आते जाएंगे, तमिलनाडु में भी लगभग 35,000, हरियाणा 34-35,000 के आसपास है। और पीछे आएंगे तो आप पाएंगे 26,000 पे हमारे, 29,000 पे महाराष्ट्र हैं, केरल हैं, 26,000 पे हिमाचल है, उत्तराखंड है, और 25,000 के आसपास आंध्र प्रदेश है। बिहार का ग्रोथ रेट 8.64% है कांस्टेंट प्राइस पर और 13.09% है करंट प्राइस पर, जो कि देश में लगभग सेकंड है। तो अच्छी बात यह है कि बिहार आज तेज़ी से विकसित हो रहा है, लेकिन इस ग्रोथ रेट को यदि और आगे ले जाएं, और 8.64 से हम 15 पे चले जाते हैं, 15%, तो उसको अगर हम फिगर्स को देखेंगे तो 5 साल बाद 2030 में 15% के ग्रोथ रेट के साथ हमारा पर कैपिटा इनकम पहुंचेगा केवल
12,800 रुपये के आसपास। और यदि 5 साल और ऐसे हम मेहनत की हम लोगों ने, तो भी हम जाके 25,000 कुछ पहुँचेंगे, जिसके आगे आज ही भारत के अनेक राज्य हैं। आवश्यकता क्या है? इसको सस्टेन करना। एक तो हम प्रयास करें कि ग्रोथ रेट हमारा और आगे जाए। दूसरा, यदि हमने सस्टेन किया तो 10 साल के बाद जब बिहार 25,000 पे पहुँचेगा तो उसकी अगली जो छलांग होगी वो 50,000 के पार ले जाएगी। उसकी अगली जो छलांग होगी मतलब 20 साल बाद तो हम 1 लाख के पार जाएंगे। लेकिन इसको सस्टेन करने के लिए बिहार में एक ऐसा मूवमेंट चाहिए जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप उसका मूल मंत्र हो, बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स लगाने की क्षमता हमारे यूथ में हो, क्योंकि इस बड़े ग्रोथ रेट को आप एक्सटर्नल फोर्सेस से या कहीं और से मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो जब तक अंदर से कुछ सृजन नहीं होगा, कुछ ओरिजिनलिटी नहीं आएगी। और इसके लिए हमारे सभी स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को एक फोकस लेकर लेट्स इंस्पायर बिहार में हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि हर बिहार वासी को शिक्षित और स्किल्ड बनाने के लिए समाज के हर वर्ग को सामने लाएं। और केवल पॉलिटिकल चेंज से बिहार तब तक नहीं बदलेगा जब तक जाति संप्रदाय जिस प्रकार से हम बटे हुए हैं, जैसे इलेक्शन की बात आती है तो इलेक्शन में बात होनी शुरू होती है किस सीट में किस जाति का वर्चस्व है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो अब सोचिए कोई व्यक्ति जो योग्य है लेकिन उस जाति का नहीं है तो पॉलिटिकल पार्टीज तो ऐसे व्यक्ति को चुनेंगी ही नहीं। और अगर विजन लेके हमारे लीडर्स नहीं आते हैं तो स्थिति कैसी होगी? हम लड़ाई हमें वो करनी है कि पर कैपिटा इनकम आज भारत में सबसे नीचे बिहार का है, उसको उस लेवल पे ले जाना है जहां हम एट पार आ जाएं, ताकि पलायन की जो समस्या है उस पर परमानेंट विराम लगे। यही हमारा विजन है 2047 का। अगले 20 वर्षों तक किस प्रकार से बिहार विकसित हो। हाल में एक स्टार्टअप समिट में एक डिटेल्ड विजन 10 पॉइंट्स पर हम लोगों ने रिलीज़ किया है ताकि सभी लोग देख सकें और कैसे उसको हम पर कैपिटा इनकम को एट पार ले जाएं। इसके लिए क्या क्या प्रयासों की आवश्यकता है किस सेक्टर में, इस पर हम लोग काम करना शुरू करें। सर, बिहार का एक लंबा इतिहास रहा है। ऐतिहासिक देखें या आध्यात्मिक रूप से देखें, सांस्कृतिक रूप से देखें, हर तरह से। फिर मोटिवेशन की, इंस्पिरेशन की बिहार को ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, चीज़ें तो यही हैं। जैसे अब मेरे गांव में है बीहट, इसका नाम है, गंगा का बृहद तट है। और ये जो भूमि है उपनिषदों की भूमि रही है। तो उपनिषदों में हर व्यक्ति में ईश्वर कांश है, ऐसी दृष्टि हमारे पूर्वजों की रही। तो उसका असर ये हुआ बिहार को यदि प्राचीन काल में हम जाएंगे तो हम कुछ अलग पाएंगे। जातियाँ बिहार में तब भी थीं, आज भी हैं, लेकिन जातिवाद जिसमें आज हम लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, तब यदि रहता है तो इस पूरे क्षेत्र में वैशाली तो कभी स्थापित होती ही नहीं। अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग क्षेत्रों से चुन कर आते थे और वैशाली के संथागार में मिलकर बिना विवाद के अपने गणाधिपति को हर वर्ष चुनते थे। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि यदि ऐसा चलता रहा तो वैशाली का नाश कभी नहीं होगा। लेकिन ऐसा जब नहीं होने लगा तो वैशाली नष्ट हो गई। बिहार में ऐसा जातिवाद रहता तो आचार्य चाणक्य भी चंद्रगुप्त की जाति खोजते। ऐसा जातिवाद रहता तो मगध में नंदवंश तो होता ही नहीं। तो हमने अनेक अपवाद अपने इतिहास में प्रस्तुत किए। इसीलिए आप देखिए, सोच हमारी ऐसी थी, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पहले नालंदा और विक्रमशिला में लोग विश्व भर से पढ़ने आते थे, जब उसकी कल्पना भी यूरोप में नहीं थी। तो अलग थे, मतलब हम एक बड़ी लीप आज भी ले सकते हैं। डीएनए तो वही है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम छोटे छोटे बातों में उलझ जाते हैं। जहाँ दूर देखना चाहिए, हम छोटे छोटे चीज़ों के लिए संघर्ष करने लगते हैं। तो इसी प्रयास को हर व्यक्ति तक हम पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। यही है लेट्स इंस्पायर बिहार। और एक लंबी यात्रा है जो बड़े सामाजिक परिवर्तन, शैक्षणिक परिवर्तन, जिसका आधार बिहार का ही अपना इतिहास है। इंस्पिरेशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि अपने ही दृष्टि से हम कहीं ना कहीं अलग हो गए हैं। आज आप 10 लोगों को बिठा दीजिए कि कमरे में और छोड़ दीजिए थोड़ी देर, जैसे बिग बॉस टाइप का होता है ना, तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद लोग यही जानना चाहेंगे दूसरा व्यक्ति किस जाति का है। इस विचार से जब तक बिहार ऊपर नहीं उठेगा तो जो विजन हम देख रहे हैं 2047 का, वो पूरे देश के लिए है। यदि बिहार विकसित नहीं हुआ तो भारत कैसे विकसित होगा? तो सबसे बड़ा चैलेंज आज बिहार इस रूप में है। सबसे कम पर कैपिटा इनकम, जनसंख्या 14 करोड़, उस पर 9 करोड़ की आयु 30 से कम। इतने बड़ी संख्या को बिहार में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, पर कैपिटा इनकम एट पार लाने के लिए एक बड़े संघर्ष की जरूरत है, जो केवल छोटे परिवर्तन से नहीं होगी। जी सर, बड़े परिवर्तन पर देखिए, आपने जो आंकड़े रखे पर कैपिटा इनकम और उसकी ग्रोथ कैसे हो, उसको सस्टेन कैसे किया जाए, तमाम चीज़ें आपकी क्लियर है, विजन आपका क्लियर है। लेकिन एक सवाल ये उठता है, आप बगहा में रहे, वहाँ पर नक्सलियों का जो पूरा नेक्सस रहा, कई नक्सलियों का सफाया वहाँ से आपने किया, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि आप पुलिसिंग से ज़्यादा नेटवर्किंग में चले गए, ऐसा है क्या? देखिए, बगहा की जो समस्या खत्म हुई थी, उसको भी यदि आप किसी नॉर्मल जो व्यक्ति होता है ना, एक होती है साधारण दृष्टि। साधारण दृष्टि क्या देखती है कि भाई ऐसा होना चाहिए। तो पुलिस तो साधारण काम कर ही रही थी, लंबे समय से ऑपरेशंस चल रहे थे। अंग्रेजों ने भी कह दिया यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम, मतलब हार मान चुके थे कि यहाँ से क्राइम खत्म नहीं होगा।
लोग कहते थे मिनी चंबल, पत्रकार भी बड़े अच्छे से लिखते थे। तो मैंने तो यही देखा कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो कुछ बदलेगा ही नहीं, तो क्यों ना कुछ अलग किया जाए। और अलग कैसे होता है, चीज़ें अलग तब होती हैं जब पहला व्यक्ति निस्वार्थ हो, उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं हो, दूसरा लोग उसकी दृष्टि से जुड़ें। तो बगहा में हम लोगों ने यही किया, आर्थिक रीढ़ पर हमला किया। करीब 320 एकड़ खेतों पर अवैध गन्ना लगता था डकैतों के द्वारा, उसको हमने ध्वस्त किया और एक एक परिवार से जाकर बात करने लगे, क्योंकि सबकी सोच ये थी कि ये महर्षि वाल्मीकि की भूमि है। जिससे भी बात होती क्राइम पे यही कहता था कि भाई याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि पहले क्या थे। तो इस सोच को मिटाने के लिए जब परिवारों से हम लोगों ने बात करनी शुरू की तो हमने यही कहा, रत्नाकर यदि रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता। ये परिवर्तन की भूमि है। चंपारण को यदि आप इतिहास को देखेंगे तो आप पाएंगे भगवान बुद्ध भी जब चले थे तो वस्त्रों का त्याग उन्होंने यहीं किया। महात्मा गांधी की कहानी तो सभी लोग जानते हैं। इन बातों ने जब छूना शुरू किया तो रिजल्ट्स वर अनइमेजिनेबल। एक वर्ष में करीब 26 गिरोहों ने सरेंडर किया एक एक करके, और जब जो भी हम वादे करते उसको हम निभाते। तो उसके बाद वो जब लड़ी लगी तो श्रृंखला का जब अंत हुआ तो किडनैपिंग जो 100-150 प्रति वर्ष होती थी 0 पर आ गई। तो एक साक्षात परिवर्तन को करीब 1.5 से 2 वर्षों के बीच मैंने होते हुए देखा, तब जब लोग विरासत के संदेश से जुड़े, निस्वार्थ भाव से जुड़े और क्षेत्र में परिवर्तन के संकल्प के साथ जुड़े। और यही बात मैंने रोहतास में भी देखी। रोहतास में स्थिति बड़ी विकट थी, किले पर तिरंगा नहीं लहराया था, काले झंडे लहराते थे और लंबे समय से ऐसा चल रहा था। पहले डकैतों का कब्जा था, बाद में उग्रवादी आए, लेकिन आदिवासी जब इस भाव से जुड़े कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, ऐसा कुछ कर सकते थे, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और पुलिस की भूमिका यही रही, उस पर भी गोलियां चली, अनेक प्रकार के समस्याओं को हम लोगों ने झेला, लेकिन हार नहीं मानी, लोगों के बीच जाते रहे। जो नेटवर्किंग की आप बात कर रहे हैं, तो एक एक गांव में हम लोगों ने नेटवर्किंग की। अब नॉर्मल पुलिस क्या करेगी, जाएगी कोशिश करेगी भगा दो, पकड़ लो, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। नेटवर्किंग करके एक एक आदिवासी युवक को हम लोगों ने बताया कि भाई आपके क्षेत्र में टूरिज्म की बड़ी पोटेंशियल है, रोहतास किले को हम पुनः स्थापित कर सकते हैं, इसके गौरव को। और इसके लिए न केवल बातों तक रहे, टूरिस्ट गाइड बनने की हम लोगों ने ट्रेनिंग देनी शुरू की। उस समय जब करते थे तो जैसे आपने भी पूछा ना कि पुलिसिंग सब क्या कर रहे हैं, तो लोग हंसते थे, भाई एसपी को क्या हो गया, बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं कि भाई रोहतास किले पर पुलिस स्वागत कर रही है। कैसे स्वागत कर सकती है, 2002 में डीएफओ शहीद हुए, 6 में डीएसपी शहीद हुए और पुलिस स्वागत कर रही है। तब मैंने कहा था, आप आज की सोचते हो, मैं लंबी दृष्टि वाला हूँ, 25 साल बाद की सोचता हूँ, आप देखना। आज आप जाइए रोहतास में, उसी समय वर्ष 2009 में तिरंगा भी लहराया, पहली बार चुनाव भी हुए जबकि बीएसएफ की कंपनी पर अटैक हुआ था। और कुछ ही समय में जो उग्रवादी उस क्षेत्र में अपना उनका ऐसा वर्चस्व था, लिबरेटेड जोन मानते थे, उन पर लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया और उनको भी सरेंडर करना पड़ा। आज 24 घंटे रोहतास किले पर तिरंगा लहराता है, कभी भी आप जा सकते हैं। रोपवे अब लगभग तैयार होने वाला है, आप रोपवे से भी जा सकते हैं, रोड बन चुके हैं, क्षेत्र परिवर्तन की लहर देख रहा है। बिहार को मैं इसी रूप में देखता हूं कि एक बड़े परिवर्तन के लिए एक बड़ी नेटवर्किंग की निश्चित जरूरत है। लेकिन सर इसमें एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो मैंने नेटवर्किंग की बात कही, ठीक है, वो पुलिसिंग की एक नेटवर्किंग रही, लेकिन क्या अब जो नेटवर्किंग का मैं सवाल पूछ रहा हूँ, वो नेटवर्किंग की डायरेक्शन क्या चेंज हुई है। और जब आप संकल्प विकसित बिहार का वो बात कहते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि विकास वैभव जैसे अधिकारी, अभी उनकी जो पुलिसिंग स्टाइल थी, अभी उस पर फोकस्ड और ज़्यादा रहने की ज़रूरत थी इस डाइवर्जन के बनिस्बत। देखिए, एक तो 6 साल से मैं पुलिस विभाग में नहीं हूँ, शायद आपको पता नहीं हो, डिपार्टमेंट्स में अलग अलग रहे, होम डिपार्टमेंट में रहा, एटीएस में रहा जी, अभी फिलहाल मैं प्लानिंग बोर्ड में हूँ। तो मैं तो इस रूप में देखता हूँ, ईश्वर जब चाहता है आपसे कुछ कराना। तो मेरी पोस्टिंग 2021 में हुई थी होम डिपार्टमेंट में, पहली बार पुलिस से अलग में आया था। उससे पहले 1 साल एटीएस में था, कोविड का समय था, और तब मैंने इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ये देखा कि अभी तक तो मैं पुलिस में था, पुलिसिंग कर रहा था, ईश्वर मुझसे क्या चाहते हैं। तो मैंने देखा अभी तक पुलिस में जब था तो 24 घंटे की नौकरी थी, सैटरडे संडे को भी कुछ हो सकता था, डीआईजी था फील्ड में, अब आईजी बन गया हूँ, लेकिन आईजी बनकर आ गया हूँ होम में। तो सैटरडे और संडे का जो समय था, मुझे ये लगा कि छुट्टी है, अनुमति लेकर बाहर जा सकता हूँ। और अभी तक जो मेरे मन में है उसको व्यापक रूप देने का ईश्वर ने एक अवसर दिया है कि 5 दिन तो आप सरकार को दे रहे हो, 2 दिन आपको अपने लिए मिले हैं, परिवार के साथ आप बिता सकते हैं। लेकिन यदि मन में ये भाव हो कि बिहार मेरा बड़ा परिवार है और मैं आया हूँ परिवर्तन के लिए, बगहा मैंने बदलते देखा है, रोहतास मैंने बदलते देखा है, और ईश्वर ने अवसर दिया है कि अपने शनिवार रविवार भी बिहार को दे दो तो बिहार भी बदलेगा। तो लगभग इसी भाव से 22 मार्च 2021 को मैंने एक आह्वान किया कि ऐसे सभी लोग जो बिहार बदलते देखना चाहते हैं, जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर, तो आइए हम लोग साथ जुड़ते हैं और हम छोटे प्रयास करेंगे, शिक्षा के लिए करेंगे, उद्यमिता के लिए करेंगे,
समाज में समता लाने के लिए करेंगे। और शुरू में लगभग 15,000 नाम आए थे, उनसे हम लोगों ने शुरू किया। आज संख्या लाखों में है। केवल व्हाट्सएप ग्रुप की बात करूं तो 2.5 लाख से ऊपर तो लोग व्हाट्सएप से जुड़े हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया, अनेक प्रकार से संगठनों में जुड़े लोग, वो भी इस अभियान के साथ जुड़े हैं। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है, अपने जीवन काल में बिहार बदले। और केवल राजनीतिक परिवर्तन से नहीं होगा, राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए, ईमानदार निस्वार्थ लोग आने चाहिए, लेकिन राजनीति की परिभाषा भी इस रूप में बदलनी होगी कि जाति से ऊपर उठकर हम एक दृष्टि के साथ चलें। सर, हमारे साथी ने नेटवर्किंग की बात की, अब मैं सोशल नेटवर्किंग की बात कर लेती हूँ, क्योंकि डीजी शोभा ओतकर का विवाद जब बढ़ा था उस वक्त आप खुले तौर पर सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए और खुले तौर पर वहाँ विरोध किए। क्या था पूरा मामला? देखिए, समस्याएं कभी कभी होती हैं, आपके मन में कुछ इच्छा अच्छी हो भाई, अब जो भी कर रहे हैं उसको, जैसे आपने पूछा तो लोगों के मन में प्रश्न होते हैं, तो कई बार लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी अपनी दृष्टि हो सकती है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन आप कुछ गलत नहीं कर रहे, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को भी कर रहे, उसमें भी कोई अवरोध करे तो मन तो दुखित होता है। और बात यहाँ तक भी हो तो आप दुखित हो जाएंगे, लेकिन कोई आपको प्रताड़ित करे, कोई अपमानित करे, जब बात स्वाभिमान पे आ जाती है तो निश्चित आदमी को लगता है कि भाई क्यों कर रहे हैं। IIT से निकले तो हम जर्मनी में जॉब कर रहे होते, US में रहते, मेरे अधिकांश मित्र वहीं हैं। यदि मैं यहाँ पर आया हूँ तो कुछ परिवर्तन करने आया हूँ, और सारे दायित्वों को निभाते हुए यदि मैं अपना समय, जो मेरा अपना समय है, देता हूँ उसमें हो, तो कई बार मन उद्वेलित होता है। तो लगभग कुछ वैसा ही हुआ था, मन उद्वेलित था कुछ कारणों से। उस समय सरकार ने मुझसे पूछा, मैंने भी बताया, बहुत स्पष्टता के साथ सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, सरकार भी संतुष्ट हुई, तो मेरी पोस्टिंग कहीं और हुई। तो उसके बारे में सभी उस समय जानते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें हुई थी। एक ट्वीट हुआ था, फिर मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए, डिलीट हुआ था। सरकार ने पूछा, मैंने उत्तर दिया और सरकार संतुष्ट हुई, तब से मैं दूसरी जगह कार्यरत हूँ। लेकिन जो संकल्प लेकर चल रहा था उसमें कोई कमी नहीं आई है। और इतना मैं जरूर कहूँगा कि यदि कभी भी स्वाभिमान पर कोई ठोस आती है तो हर व्यक्ति को प्रतिकार करना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा कुछ नहीं। आपका मकसद क्या है? नेता बनना या कुछ नेता और तो, मकसद है? नेता तो मैं हूँ, नेता जी। बनने की जरूरत क्या होती है? नेता आप किसको मानते हैं कि भाई आप चुनाव लड़ेंगे तभी नेता है? लाखों लोग जो जुड़े हैं, एक दृष्टि के साथ चल रहे हैं, तो आप जिनको नेता मानते होंगे तो भाई उससे एक बड़े नेतृत्व क्षमता के साथ मैं लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे मन में कोई स्वार्थ नहीं है, अपने लिए स्वार्थ है, बिहार के लिए, बिहार को विकसित देखना चाहता हूँ। 9th में था, बच्चों ने भोपाल में बिहारी बोलकर चिढ़ाया था। पिताजी यहीं बरौनी रिफाइनरी में थे, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हुए, अपने क्लास का यहाँ टॉपर था मैं। वहाँ जब गए थे तो यहाँ तो अच्छे से लोग बोलते थे, वहाँ बिहारी शुरू में अटपटा नहीं लगा, इनिशियली 1 हफ्ता तक लगा कि ठीक ही बोल रहे हैं, बिहार से आए हो, बिहारी बोलते होंगे। बट कुछ समय के बाद जब लगने लगा कि बिहारी शब्द एक गाली है और उस रूप में बोलते हैं, तो बड़ी पीड़ा हुई थी। मैंने अपनी डायरी में भी लिखा है, अब मैं किताब भी लिख रहा हूँ। तो इस घटना ने मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला दिया। यहाँ से जब निकला था तब मैंने सोचा नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जब बिहारी शब्द को गाली के रूप में मैंने देखा, और उस समय चाणक्य सीरियल टीवी पर आता था, उसको मैं देखता तो मैंने यही पता था अखंड भारत का साम्राज्य यहीं से बना, आचार्य चाणक्य यहीं के थे। और उसी समय विदिशा जब गए थे सांची स्तूप को देखने, तो लोगों ने बताया कि कभी सम्राट अशोक यहीं गवर्नर बनाकर भेजे गए थे। इन चीज़ों ने मेरे दिमाग पर ऐसा असर किया कि मुझे लगा कि बिहारी शब्द सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, ये अपमान का सूचक कैसे बन गया। और यदि अपने जीवन काल में बिहारी शब्द को पुनः सम्मान के प्रतीक बनाने में मेरी कोई भूमिका होगी, तभी अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। और ये समझिए कि ऐसा संकल्प जब मन में आ जाए, आचार्य चाणक्य ने शिखा खोलने का संकल्प लिया, और उसी प्रकार समझे कुछ ऐसा ही हर व्यक्ति के जीवन में कुछ आता है। महात्मा गांधी कभी ट्रेन से उनको उतार दिया जाता, उनके मन में एक संकल्प जगता है। भोपाल में 9th में मेरे मन में यही संकल्प जगा था कि अपने जीवन काल में बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाने में हर संभव प्रयास करूंगा। और तब से यात्रा मेरी उसी दिशा में चलती रही। IIT पहुंचे तो पेपर लीक हो गए 97 में, और लीक का केंद्र बिहार था। तो ईश्वर आपको होता है ना, हैमरिंग करता है, तैयार करता है। तो उस समय भी आए तो बड़ी पीड़ा हुई। IIT पहुंचे, IIT पहुंचने के फर्स्ट ईयर के बाद पिताजी की पोस्टिंग फिर हो गई बरौनी, दिल्ली से। और तब घर आना था, सामान भी रेडी था, यहीं मोकामा स्टेशन बगल में है, आप जहाँ बैठे हैं थोड़ी दूरी पर है, वहीं उतरते थे, वहाँ से गाड़ी से जाया करते थे। अचानक फ़ोन आया, उससे मोबाइल तो था नहीं, कि विकास जहाँ हो वहीं रुक जाओ। तो भाई क्यों रुक जाएं? तो पता चला कि लगन का समय चल रहा है। बेगूसराय मोकामा में उस समय पकड़ के बड़ी शादियाँ होती थी, तो उन्होंने कहा कि शादी के सीज़न के बाद आना। तो जो 20-25 दिन उस समय IIT कैंपस में रहा था, वेट कर रहा था कि लगन का समय खत्म होगा तब बेगूसराय जाएंगे। उसने मेरे जीवन में एक और परिवर्तन इस रूप में लाया कि अभी तक तो मन में था कि बिहार को बदलना है, दृष्टि नहीं आई थी, लेकिन तब बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ने का अवसर मिल गया। लाइब्रेरी में घूमते घूमते हाथ चला गया, गार्गी की कहानी, याज्ञवल्क्य की कहानी, इसी भूमि के पूर्वजों की कहानी जब पढ़ने लगा तो मन कहने लगा कि तब का बिहार अलग इसलिए था
दृष्टि बड़ी थी। जी। अब के बिहार में वही दृष्टि लानी होगी। मैं निमित्त हूँ, बनकर प्रयास करूंगा, निश्चित आगे बढ़ूंगा। सर, जैसा आपने कहा कि बिहारी होने और बिहारी कहलाने वाला जो वो गौरव की अनुभूति होती थी, उसको फिर से पुनर्जागृत करने की एक कोशिश होगी। लेकिन एक सवाल ये, जैसा मेरी सहयोगी भी पूछ रही थी, उससे जोड़कर मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ और आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ इस पर कि हर एक सफल नेता बिहार में पॉलिटिक्स की तरफ क्यों मूव करता है। और जैसा मैत्री ने पूछा था कि नेता क्या बनना चाहते हैं, नेता कहने का सेंस है कि आप भी क्या लेट्स इंस्पायर बिहार के जरिए पॉलिटिक्स में आने की कोशिश कर रहे हैं क्या? देखिए, पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आने चाहिए, ईमानदार लोग आने चाहिए, और पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों का आने से फ़र्क पड़ता है, ये तो निश्चित बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ तक मेरी बात कर रहे हैं तो मैं तो अपने गांव में बैठा हूँ, इसका नाम ही बीहट है, बड़ी दृष्टि। तो मैं एक बड़े परिवर्तन को देखता हूँ। यदि मुझे लगा होता या लगता कि पॉलिटिक्स में मेरे आने से बहुत बड़ा परिवर्तन तुरंत हो जाएगा, निश्चित में आ जाऊँगा, ये आता। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा करने से अभी तुरंत परिवर्तन होता हुआ मुझे नहीं दिखता। मैं क्या, मेरे जैसे बहुत लोग भी आ गए, जब तक बिहार में एक बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा तो जो सपना मैं देख रहा हूँ वो संभव नहीं हो। इसी प्रयास में मैं लगा हूँ। तो लेट्स इंस्पायर बिहार एक पूर्णतः गैर राजनीतिक प्रयास है, हर विचारधारा के व्यक्ति को जोड़ने का। अब लेफ्टिस्ट हो सकते हैं, राइटिस्ट हो सकते हैं, लेकिन बिहार को बढ़ाने में आप साथ तो जा ही सकते हैं जी। यही प्रयास, एक बड़ा प्रयास मैं कर रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता भी मिल रही। लाखों लोग जुड़े हैं। आज 27 फ्री एजुकेशन सेंटर्स चल रहे हैं, और आपको विश्वास नहीं होगा, इसमें तो 22 महिलाओं के द्वारा गार्गी पाठशाला के रूप में स्थापित हैं, जिसमें 2000 से अधिक बच्चे आज अलग अलग जिलों में लाभान्वित होते हैं। अब बेगूसराय आए हैं, यहाँ भी 3 सेंटर गार्गी पाठशाला के चलते हैं। करीब 600 से अधिक स्टार्टअप डायरेक्टली हमारे साथ आज जुड़ी हैं। एक स्टार्टअप्स की क्रांति हम लोग बिहार में विजुअलाइज कर रहे हैं, जिसमें लाखों स्टार्टअप्स लगे। आज आप स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को देखेंगे तो पाएंगे बिहार में जस्ट शुरू हो रहा है। सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया, अभी आइडिया फेस्टिवल चल रहा है। जमीन उद्योग कैसे आप लगा सकते हैं, इसकी प्रक्रिया को न केवल सरल बनाया गया है, उसमें इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं, ये सब। लेकिन अब विजन के साथ देखिए, पर कैपिटा इनकम हमारा कहाँ है, कितनी लंबी छलांग हमको लगानी है। तो ये सब प्रयास के साथ साथ समाज के हर वर्ग का भी प्रयास यदि जुट जाता है जी, तभी उस विजन को हम अचीव कर पाएंगे। इसमें ऐड ऑन करते हुए एक सवाल छोटा सा ये है, क्योंकि कई प्रशासनिक अफसर या पुलिस अफसर जब राजनीति में आते हैं, अगर पिछला कुछ हम इतिहास देखें, कई अधिकारी आ चुके हैं और कई आने वाले हैं, कुछ आ रहे हैं, कई लोगों को आप अप्रिशिएट भी करते देखे गए, लेकिन क्या वो बदलाव अब तक हुआ जिसकी आप बात कर रहे हैं? कई अधिकारियों से बात होती है जब वो पॉलिटिक्स में आते हैं तो वो उस विजन की बात करते हैं, वो कहते हैं कि लोगों को डिस्कस नहीं करना चाहिए, आइडियाज़ को डिस्कस करना चाहिए। तो अब तक क्या उस तरीके का बदलाव आपने महसूस किया, आपने देखा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी वजह क्या रही है? सर, एक सवाल मैं इसी में ऐड ऑन कर देती हूँ कि आपके हिसाब से एक आदर्श ऑफिसर कैसा हो, और आपके आदर्श, आपके फेवरेट ऑफिसर कौन से हैं? चलिए, पहले बदलाव की बात करते हैं। बदलाव तो बेशक बिहार में बहुत हुआ है। इस बिहार में जब मैं भागलपुर में पोस्टेड था तो बिजली आती ही नहीं थी, कभी कभी आती थी बताने के लिए कि आ सकती है। रोड ऐसे थे, बगहा से बेतिया के जाने में 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे लगते थे। चेंज हुआ है। अब बेगूसराय पटना से अब 2 घंटे में यहाँ आपके बीच आया हूँ। कभी इसी में आने में 4 घंटे लगते थे, उसमें जाम लग गया तो फंस गए। चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन बदलाव कितना बड़ा चाहिए वो स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको बताई कि स्टैटिस्टिक्स बता रही हैं कि 10 साल भी यदि हम बढ़ते हैं 15% के रेट से तो भी शायद हम वहीं पहुंचेंगे जिसके आगे आज ही महाराष्ट्र है, गुजरात है, केरल है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, तमिलनाडु है, गोवा है, सिक्किम है, दिल्ली है। इतने सारे राज्य उसके आगे आज हैं जहां बिहार 10 साल बाद तब पहुंचेगा जब 15% के रेट से बढ़ेगा। ये स्टैटिस्टिक्स है। तो आप समझिए कि जो प्रयास हम चाह रहे हैं, जैसे रोहतास की मैंने बात की, प्रयास हम लोगों ने किया, उसका रिजल्ट तुरंत आया। बगहा की मैंने बात की, प्रयास हम लोगों ने किया, तुरंत आया, क्योंकि लोग उस भाव से जुड़े। आज यदि बिहार में आप देखेंगे तो इस भाव से लोग अभी पूरी तरह जुड़े नहीं हैं। अगर गांव में आप घूम के बात करें, आप वोट क्यों देंगे, किसी व्यक्ति को बोलो किसको वोट दोगे, 2 ऑप्शन देते हैं। एक व्यक्ति के पास विजन है, ईमानदार है, दूसरा व्यक्ति बेईमान है, तुम जानते हो लेकिन तुम्हारी जात का है। आंख मूंद के कहेगा मैं उसी को वोट दूंगा जो मेरी जात का है। इसको बदलना होगा, और इसको बदलने के लिए ही एक बड़ा प्रयास करना होगा। क्योंकि विजन क्या होना चाहिए कि भाई जो हमारे क्षेत्र में उद्योग की क्रांति लाएगा, आवश्यकता क्या है हमारी कि हर व्यक्ति को हम रोजगार दे सकें, हर व्यक्ति को स्किल्ड बना सकें। डेफिनेशंस विल हैव टू चेंज एक आम आदमी के मन में। तो जब ऐसा परिवर्तन इस रूप में आ जाएगा, अपने आप चीज़ें बदल जाएंगी। तो उसी प्रयास में मैं लगा हूँ। और जो बात आपने की लोक सेवक को कैसा होना चाहिए, तो लोक सेवक को न किसी से आसक्ति, न ही किसी से द्वेष, टोटली ट्रांसपेरेंट, टोटली न्यूट्रल यदि रहता है, चीज़ें अपने आप हो जाएंगी।
आर के मिश्रा साहब अभी अब तो राजनीति में आ गए हैं, लेकिन एक समय मेरे आईजी हुआ करते थे, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था एक पुलिस ऑफिसर यदि ईमानदार होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा और उसके मन में अहंकार नहीं होगा, 3 गुण उन्होंने बताए, तो स्वतः लोकप्रिय हो जाता है। और मैं भी यही देखता हूँ, जो भी लोकप्रिय पदाधिकारी हैं ईमानदार होंगे, कर्तव्यनिष्ठ होंगे और अहंकार नहीं होगा। अहंकारी आप होंगे तो लोग आपसे दूर भागेंगे। यदि आप ईमानदार नहीं हो तो आप कुछ भी कर लेंगे, अंततः लोग जानते हैं आप क्या हैं। और यदि आपने कर्तव्यों को छोड़ दिया, यदि उस प्रकार से कर्तव्यों से बचते रहे, तो बड़े परिवर्तन आप कहाँ ला पाएंगे। मैंने परिवर्तन को होते देखा, उस परिवर्तन को जिसको लोग असंभव मानते थे। इसी दृष्टि के साथ आज पूरे बिहार में लोगों को जोड़ रहा हूँ, और यही कारण है कि लोग जानते हैं कि व्यक्ति जो बोल रहा है ही स्पीक्स आउट फ्रॉम द हार्ट। तभी बगहा में भी लोग जुड़े, रोहतास में भी जो बिहार में भी जुड़ रहे हैं। मेरा स्वार्थ बार बार मैं यही कह रहा हूँ, यही है कि बिहार बदलना चाहिए। जी सर, लालू राज, नीतीश राज दोनों आपने देखा, आपके हिसाब से बेहतर शासक कौन है? देखिए, इसमें पॉलिटिकल कोई कमेंट मैं करना नहीं चाहता। समय के साथ परिवर्तन हुआ है, सकारात्मक हुआ, इसमें कहीं कोई मतलब नहीं समझने वाली बात ही नहीं। आप भी अगर 2005 के बिहार से आज को कंपेयर करेंगे, बहुत चीज़ें बदली हैं और सही दिशा में आज बिहार चल रहा है। इस दिशा को मेंटेन करने की ज़रूरत है, इसको और तीव्र बनाने की ज़रूरत है, और जो छोटे छोटे भावों से ऊपर उठकर हर वर्ग में इस संदेश को हम ले जाएंगे, निश्चित बिहार बदलेगा। आप प्रति व्यक्ति आय को लेकर जो स्टैटिस्टिक्स और विजन की बात कर रहे हैं, उसमें एक सवाल ये बनता है कि भाई चाहे 10 साल का एक एजेंडा लेकर आगे बढ़ें, विदाउट एक पॉलिटिकल बेस या पॉलिटिकल सपोर्ट तो वो संभव है नहीं। तो फिर बतौर एक अधिकारी या फिर बतौर एक सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट, कहाँ तक वो आगे जा सकती है? अगर पॉलिटिकल बेस की ज़रूरत पड़ती है तो फिर उसको कैसे मैनेज किया जाए? या फिर ये वही कवायद है कि जो आप लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में वो पॉलिटिकल बेस तैयार हो रहा है? देखिए, दृष्टि बड़ी है, जैसे आपने बात कही ना, 10 सालों तक मैंने कहा कि चलेंगे तो वहीं पहुंचेंगे, लेकिन उसके अगले 10 साल जो होंगे बिहार के, वो बिहार के 10 साल होंगे, तो हमको उसकी तैयारी करनी है। विजन इज 2047 तक विकसित भारत में एक विकसित बिहार, और इस प्रकार का विजन लाने में यदि हम सफल होते हैं तो आप देखेंगे पॉलिटिक्स भी बदलेगी। आप देखेंगे बिहार में पॉलिटिक्स की जो दिशा है जी कहाँ से तय होती है? समाज से तय होती है। यदि समाज चाहेगी स्टार्टअप्स की क्रांति आए तो पॉलिटिशियंस वही भाषा बात करेंगे जी। तो चीज़ें, लेकिन समाज यदि बात करेगा कि नहीं भाई हमको अपने जाति के इतने एमएलए चाहिए, इतने एमपी चाहिए, बन जाएंगे, लेकिन क्या फ़ायदा होगा? उस जाति का भी नहीं होगा। जी एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ बिहार बढ़े, यही प्रयास है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए, इसमें मैं मना नहीं करता, और राजनीति में अच्छे लोग यदि आते हैं तो उसका स्वागत भी होना चाहिए। लेकिन जिस दृष्टि को लेकर मैं अभी चल रहा हूँ, वही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक बड़ी दृष्टि है। जी। अगर यही दृष्टिकोण प्रधानमंत्री मोदी भी इसका जिक्र करते हैं, वो भी विकसित भारत की बात करते हैं। 2047 तक का एक टाइमलाइन वो फ्रेम करके कहते हैं कि तब तक इस देश को विकसित कर दिया जाएगा। तो क्या इसको एक मैं संकेत मान करके चलूं कि एक इशारा आप दे रहे हैं टीवी 9 के मंच से? नहीं तो पूरे भारत, हर भारतवासी चाहता है कि भारत विकसित हो। किसको? मैं उस विकसित भारत में एक विकसित बिहार भी देखना चाहता हूँ, जिससे शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए किसी व्यक्ति को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। यही कारण था कि IIT से पढ़ने के बाद यहाँ आकर सेवा कर रहा हूँ, और सोच बढ़ी रही है, इसीलिए जो भी समय मेरे पास है उसको समाज को देने का प्रयास करता हूँ। आगे भी निश्चित रूप से यात्रा चलती रहेगी, और हर प्रकार से जिस प्रकार से योगदान कर सकूँ करता रहूँगा। सर, अगर आपको पॉलिटिक्स में एंट्री लेनी हो, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना हो, तो कौन सी पार्टी आप ज्वाइन करेंगे? ये देखिए, अभी तो मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि केवल पॉलिटिकल चेंज से बिहार बदलेगा, ऐसा मैं नहीं मानता। तो इसलिए एस्पिरेशन है आपका? नहीं, पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आने चाहिए, मैं कहाँ मना करता हूँ, लेकिन ऐसा अगर यदि जब क्वेश्चन आएगा तो निश्चित रूप से सीधी बात वही होगी, यदि आप किसी बड़ी भूमिका में योगदान कर पाते हैं तो आप सोच सकते हैं, और यदि ऐसा नहीं लगता तो सोचने की बात ही नहीं है। तो मैं तो उससे बड़ी भूमिका में ऑलरेडी आज योगदान कर रहा हूँ। लाखों लोग जुड़े हैं, विद्यालय हम लोग चला रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। ऐसा ही अच्छा, मुझे आपके लगेगा। पसंदीदा लीडर कौन है लीडर अभी करंट टाइम में? मैं पूछ रही हूँ। देखिए, ये फिर क्वेश्चन तो पॉलिटिकल हो जाएगा, तो इसको अभी रहने देते हैं। बाकी अब प्राचीन काल से तो बिहार में लीडर्स की कमी रही नहीं है। चाणक्य हो, चंद्रगुप्त, तो सभी बिल्कुल। पुराने जो लीडर्स रहे। राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो अपने आप को, आपने कहा कि एक बड़ी पोजीशन में मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूं, लेकिन अगर राजनीतिक स्तर पर देखा जाए तो खुद को किस स्तर का या किस कद पर आप पाते देखिए, हैं? आज बिहार के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे जो भी नाम हो, चाहे नए हों पुराने हों, यदि आप केवल उनके आधार पर जाएंगे तो आप पाएंगे लगभग सबकी राजनीति एक ही दिशा में है, जाति पर आधारित बिहार है। तो राजनीतिक दलों की भी व्यवस्था है कि उसी के आधारों पर अपने समीकरणों पर राजनीति कर रहे हैं। इसमें किसी का विजन कुछ हो सकता है, किसी का कुछ, बट मूल यदि वोट पर आने की बात होती है तो लगभग क्रक्स यही है
इसको बदलना होगा। तो ऐसा बदलाव जहाँ दिखेगा निश्चित रूप से वहीं से बिहार के आगे जाने का मार्ग खुलेगा। और जब ऐसा बदलाव समाज में आएगा तो आप देखेंगे जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आज हैं इनका भी निश्चित रूप से विचार बदलेगा। इसी प्रयास में मैं लगा हूं। लेकिन एक मुझे थोड़ा सा ये भी बताइए, आपने कहा कि भाई ये जो जातिगत एक जंजाल मैं कहूँगा इसको बिहार की पॉलिटिक्स में जो है, इससे समाज को ऊपर लाने के लिए क्या एक ठोस कदम की ज़रूरत है जो अब तक शायद नहीं उठाया गया, कम से कम राजनीतिक सिनेरियो में तो नहीं उठाया गया? देखिए, एंटरप्रेन्योर की कोई जाति नहीं होती है ना, हर जाति का एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। यदि हम एंटरप्रेन्योरशिप के रिवोल्यूशन के लिए काम करें, उसकी सीडिंग के लिए हर विद्यालय में काम करें, सरकारी नौकरी से तो 1 या 2% लोगों को ही हम दे सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में रोजगार लाने के लिए जब प्रयास करेंगे, पहले सीडिंग करेंगे। जैसे लेट्स इंस्पायर पर एक छोटा सा एम लेके हम लोग चल रहे हैं, हर जिले में कम से कम 5 ऐसे स्टार्टअप्स लग जाएं बाई 2028 जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। इसी के लिए 2 बार हम लोगों ने कॉन्क्लेव किया दिल्ली में, एक बार NDMC में किया, एक बार भारत मंडपम में किया। इस साल हम लोग 21 दिसंबर को बेंगलोर में करने जा रहे हैं। दिल्ली में भी अब तालकटोरा स्टेडियम हम लोगों ने बुक कर दिया है। 22 फरवरी 2026 को तालकटोरा स्टेडियम में बिहार डेवलपमेंट समिट हम लोग करेंगे, क्योंकि बिहार के जितने लोग आज बिहार के बाहर हैं, विदेशों में हैं, दिल्ली में, हैदराबाद में, मुंबई में, हर व्यक्ति के मन में एक पीड़ा है कि बिहार बदले, और ऐसे लोगों को हम लोग जोड़ रहे हैं ताकि उनकी ऊर्जा भी इस दिशा में लगे। और एक इकोसिस्टम जिसमें कि यदि कोई व्यक्ति हमारा स्टार्टअप लगाना चाहता है, तो आज सच्चाई यही है पूरे विश्व भर में कि स्टार्टअप्स का सक्सेस रेट या तो 10% है, बहुत हो गया तो 40%। तो बिहार बदलने के लिए इससे भी आगे जाने की जरूरत है। तो हम लोग इकोसिस्टम भी साथ में बिल्ड करना चाह रहे हैं कि लोग जुड़ें सपोर्ट करने के लिए एक दूसरे को। सर, आखिरी सवाल आपसे, आप इतना पढ़ते हैं, फेवरेट कवि आपके कौन से हैं और उनकी कुछ पंक्तियां हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। कवि तो इसी क्षेत्र के रामधारी सिंह दिनकर, उनकी जी। और अधिक ले जांच, देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं। तो ये जो पंक्तियां हैं, इसमें जो पंक्ति और अधिक ले जांच, वो आप कुछ करते हैं, तो इसने मेरे जीवन को भी परिभाषित किया है। जब भी संघर्ष किया तो उन कविताओं को मैंने अपने दीवारों पर लगा के रखता था। आज भी जब कभी लगता है कि लक्ष्य दूर है, जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, दिनकर जी का स्मरण करता हूँ, और दिनकर जी के स्मरण करते हैं फिर से पुनः उसी उत्साह के साथ अपने कार्य में लग जाता हूँ। सर, मैं एक आखिरी सवाल जोड़ना चाहूँगा, चूँकि आपने जो पहले आंसर किया स्टार्टअप्स को लेकर जो आपने बात कही, पलायन का एक मुद्दा बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा है, राजनीतिक प्लेटफॉर्म्स पर बातचीत होती है, लेकिन उसका निष्कर्ष आज तक बिहार को मिला नहीं है। तो जो ये आप कह रहे हैं कि भाई हर ज़िले में स्टार्टअप्स खोले जाएं और उसके सक्सेस रेट पर भी आप बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि पलायन इस अप्रोच के साथ कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर इससे भी ऊपर उठकर ज़रूरत है कुछ एक ऐसी कोशिशों की ताकि इससे निजात मिले? देखिए, गैप आपको मैंने बताया पर कैपिटा इनकम का। तो आप सोचिए, दिल्ली में यदि कोई व्यक्ति महीने में 46,000 कमाने की अवसर उसको हो और बिहार में रहने पर केवल 6,300 मिलता हो, तो नेचुरल अट्रैक्शन किधर होगा? तो पलायन का सबसे बड़ा कारण यही है। और पलायन को रोकने के लिए हमको देखना होगा इकोनॉमिकली कैसे हम एक व्यक्ति के पर कैपिटा इनकम को बढ़ा सकें। ये जब तक नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, जब तक कुछ नया हम नहीं करेंगे तो संभव नहीं है। इसीलिए मैं स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूँ, स्टार्टअप्स की क्रांति बिहार में लाने की बात कर रहा हूँ, और एफर्ट्स सबको करने के लिए एक साथ संगठित करने की बात कर रहा हूँ। सफलता भी मिल रही है। आज पिछले स्टार्टअप समिट में हम लोगों ने 21 स्टार्टअप्स को अवार्ड दिया, जो जिनमें से अनेक आज 100 से अधिक को रोजगार दे रहे हैं। बेगूसराय का भी एक स्टार्टअप उसमें सम्मिलित था। और इस दृष्टि के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, हमारे यूथ जो आज केवल बैंकिंग, पुलिस, सरकारी नौकरी सोचते हैं, इससे जब बियॉन्ड सोचने लगेंगे, नए आइडिया सोचने लगेंगे, तो इसी भूमि ने तो कभी शून्य दिया था, जो पूरे गणित और विज्ञान की आधार रही है। बहुत कुछ हमको करना बाकी है, बिहार को जगाने की जरूरत है जी। बिहार भारत को, विश्व को बहुत कुछ देने की क्षमता आज भी रखता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पर आने के लिए और हमारे तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।